हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसी को हम शॉर्ट में जीओसी कहते हैं। देखो, जीओसी जो पार्ट होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बेसिक लेवल का पार्ट होता है। यहीं से हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं और फिर हम हायर लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अप्लाई करते हैं। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं पूछेंगे सीएसआई, नेट और गेट में, यहाँ तक कि जैम में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन जब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, हायर लेवल के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम यही कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। इसके आपको प्रॉपर्ली नोट्स बनाने हैं और फिर उनको रिवाइज भी करते रहना है, तभी जाके कुछ होगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, देखो इंडक्टिव इफेक्ट को ऐसे समझते हैं, जब किसी सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन इंड्यूस होता है किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। यहाँ पर मैंने सिग्मा बॉन्ड की बात की, यानी सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि किसी न्यूट्रल बॉन्ड पर उसका पोलर होना, यानी उस पर चार्ज इंड्यूस होना। देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है AB, ठीक है, ये बॉन्ड है, उसके बीच में यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेंगे, लेकिन अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, इनमें से किसी की ज़्यादा और किसी की कम होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है B की, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बॉन्डेड पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में भी सेम ऐसा ही होता है। यहाँ पर हम सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं और पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, और वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पर है, ये सिस्टम है हमारे पास CH3 CH2 CH2 और ये X। ठीक है, और ये यहाँ पर X कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ये X इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये यहाँ से पूरे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी? X के पास। ये जैसे मैग्नेट होता है वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं और इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और पार्शियली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए अपनी तरफ, तो इस पूरे यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसका इफेक्ट, इस X का इफेक्ट इस पर सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन इसका इफेक्ट केवल यहीं तक नहीं रहेगा, इसका इफेक्ट यहाँ पर भी होगा लेकिन इससे थोड़ा कम। तो इसको हम दिखाएंगे डबल डेल पॉजिटिव, और यहाँ पर भी इफेक्ट होगा, इसको दिखाएंगे ट्रिपल डेल पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इस X का इफेक्ट इस पर सबसे ज़्यादा था, इस पर थोड़ा कम और इस पर सबसे कम। तो जैसे जैसे X के बीच की और इसके जैसे जैसे इसके बीच की और इसके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसका इफेक्ट कम होता जा रहा है, इसलिए इसको डिस्टेंस इफेक्ट भी कहते हैं, डिस्टेंस इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे X और इस कार्बन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसका इफेक्ट भी कम होता जा रहा है, इसलिए इसको डिस्टेंस इफेक्ट भी कहते हैं। और ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ये X यहाँ पर अटैच्ड है ये परमानेंट है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में X परमानेंट अटैच्ड है, इसलिए ये परमानेंट इफेक्ट होता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। और क्यों डोनेट कर रहे हैं वो? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इसलिए वो डोनेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का। अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं CH3 CH2 और ये X, और X क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, X यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो कैसे दिखाएंगे इसको? ऐसे, इसलिए यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके बाद डेफिशिएंसी हो जाएगी, इसको हम दिखाएंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर इसका इफेक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा और इस पर थोड़ा कम होगा इसके कंपैरिजन में, तो इसको दिखाएंगे डबल डेल नेगेटिव, और इस पर सबसे कम होगा तो इसको दिखाएंगे ट्रिपल डेल नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप लोग ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होंगे? जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया, साइनो ग्रुप हो गया, कीटोन हो गया,
CHO हो गया एल्डिहाइड, ठीक है। ये सारे जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और एक हेलोजन, ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। जितनी ज़्यादा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है उसका उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, जैसे OR हो गया, सारे अल्काइल ग्रुप, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जो भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और यहाँ पर NH2 हो गया, ठीक है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। जो यहाँ पर देखो इंडक्टिव इफेक्ट इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में कौन से आते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट में आते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट में वो आएंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे OR हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गए। देखो अल्काइल्स कौन से होते हैं, जब ये RH होता है तो इसे हम कहते हैं अल्केन, ये है अल्केन, जैसे CH4 हो गया। और जब हम इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ये होता है और किसी और के साथ बॉन्ड बना लेगा। अगर यहाँ पर कार्बन है और वहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, CH4 है जैसे, अगर CH4 से ये है CH3 और यहाँ ये है CH4, अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा देंगे यहाँ से तो ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो किसी और के साथ बॉन्ड बना लेगा, 3 हाइड्रोजन के साथ है और एक किसी और के साथ बना लेगा, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं अल्काइल। ये तो मिथाइल है, यहाँ पर अगर मीथेन का होगा तो ये मिथाइल होगा, और इसका जो जनरल जो नेम होता है वो होता है अल्काइल, ठीक है। ये RH अल्केन होगा और R जो होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है। तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे। ये जो है यहाँ पर NH2 ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होता है, ठीक है। ये हो गया प्लस आई इफेक्ट, कौन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे नाइट्रो, साइनो, COR, कार्बोनिल, जहाँ पर भी कार्बोनिल ग्रुप होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्डर, देखेंगे प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है, और इसके आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं ताकि आप बार बार उनको रिवाइज करते रहो। अब हम देखते हैं कि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है। ये है प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर CH2 माइनस, इसका जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा NH नेगेटिव, फिर होगा O नेगेटिव, फिर होगा COO नेगेटिव, फिर होंगे अल्काइल ग्रुप, कार्बन CH3 और CH3, ठीक है। और ये जो कार्बन है यहाँ पर, इसको मैं स्टार करके दिखा रही हूँ, जिसको मैंने स्टार यहाँ पर दिखाया है वो कार्बन है टर्शियरी कार्बन। क्यों है ये टर्शियरी कार्बन, क्योंकि इस कार्बन से 3 और कार्बन अटैच्ड हैं, इसलिए इसको टर्शियरी कार्बन कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब है सेकेंडरी कार्बन, यहाँ पर ये जो कार्बन है जिसे मैंने स्टार से इंडिकेट किया है वो है सेकेंडरी कार्बन। क्यों है सेकेंडरी कार्बन, क्योंकि ये 2 और कार्बन के साथ अटैच्ड है। अब आता है CH2 CH3 और ये है प्राइमरी कार्बन, ठीक है, क्योंकि ये एक ही कार्बन से यहाँ पर अटैच्ड है इसलिए ये प्राइमरी कार्बन है। इसके बाद आता है CH3 और फिर हाइड्रोजन। ये है प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है CH2 नेगेटिव का, फिर NH नेगेटिव का, फिर O नेगेटिव का, CO नेगेटिव, फिर ये अल्काइल ग्रुप है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, सेकेंडरी, प्राइमरी, इनका जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो टर्शियरी कार्बन का सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है सेकेंडरी और प्राइमरी कार्बन के कंपैरिजन में, और सबसे कम होता है हाइड्रोजन का। अब जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखते हैं, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है। यह है माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा NO2 का, नाइट्रो का, फिर होता है साइनो का, फिर होता है यहाँ पर COR,
फिर होता है COOH, CN के बाद यहाँ पर CHO अल्डिहाइड का, ठीक है। पहले यहाँ पर NO2, फिर CN, फिर यहाँ पर CHO, और फिर है COR कीटोन, फिर है COH एसिड, फिर है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। उसके बाद आता है अल्काइन, उसके बाद आता है अल्कीन, और उसके बाद है हाइड्रोजन। ये है -I इफेक्ट का ऑर्डर। सबसे ज़्यादा नाइट्रो का होता है, फिर साइनो का, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, अल्काइन। ये इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है अल्कीन के कंपैरिजन में। क्यों होता है? देखो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? देखो, हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है। जिस एटम का हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है उसको हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितनी सिग्मा बॉन्ड उससे अटैच्ड हैं, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हैं। यहाँ पर हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? इसके पास कितनी सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये भी है यहाँ पर, एक यहाँ पर है सिग्मा बॉन्ड और एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास। और 2 सिग्मा बॉन्ड में कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं? एक S और एक P। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कार्बन का, और इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि लोन पेयर तो है नहीं, तो यहाँ पर केवल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को देखेंगे। इसका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसका देखते हैं, इसके पास, इसको मैं खोल के लिख देती हूँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, और ये 2 हाइड्रोजन। कितनी सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? 3 सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड हैं, तो कौन कौन से ऑर्बिटल करेंगे? sp2, एक s और 2 p ऑर्बिटल। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इस कार्बन का? sp2, और इसका भी sp2। अब ये देखो कि यहाँ पर p कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है, p कैरेक्टर ज़्यादा है, और यहाँ पर s और p कैरेक्टर 50-50% है दोनों। S भी 50% है और P भी 50% है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर P% ज़्यादा है और यहाँ पर इसका S कैरेक्टर कम है। तो यहाँ पर क्या होगा? जिसमें जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होता है उसकी एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा एसिडिटी होती है उसका उतना ही ज़्यादा -I इफेक्ट होता है, ठीक है, समझ रहे हो? जितना ज़्यादा S कैरेक्टर उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिटी, और जितनी ज़्यादा एसिडिटी उतना ही ज़्यादा उसका -I इफेक्ट होता है। इसलिए यहाँ पर हमने अल्काइन का इफेक्ट, -I इफेक्ट ज़्यादा दिखाया है अल्कीन के कंपैरिजन में, ठीक है। अब इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक आ रहा है। मीसोमेरिक इफेक्ट देखते हैं। अब ये आता है मीसोमेरिक इफेक्ट। मीसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? मीसोमेरिक इफेक्ट देखो, मीसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है? अभी तक हमने सिंगल बॉन्ड की बात की थी, केवल सिग्मा बॉन्ड की बात हुई थी इंडक्टिव इफेक्ट में, लेकिन मीसोमेरिक इफेक्ट में हम बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की तरफ या फिर उससे दूर। या तो वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, खुद से इलेक्ट्रॉन देगा, या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा मीसोमेरिक इफेक्ट में, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH2 CH CH और यहाँ पर CH2 और ये है CHO, ठीक है, ये हो गया। नहीं ऐसा होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। ये है कॉन्जुगेशन में है, ये सारे कॉन्जुगेशन में है यहाँ पर। अब क्या करना है हमें? ये जो ग्रुप है यहाँ पर, ये है एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है यहाँ पर। ये क्या होता है? मैंने अभी बताया था इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की बात हुई है। मीसोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है मीसोमेरिक इफेक्ट में। जबकि हमने इंडक्टिव इफेक्ट में किसकी बात की थी? सिग्मा बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है? एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है,
एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो हमें केवल पाई बॉन्ड को यहाँ पर पाई बॉन्ड का मूवमेंट कराना है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। तो ये जाता है यहाँ पर, ये वाली बॉन्ड जाएगी यहाँ पर, और ये जो बॉन्ड है ये जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सारे ऑक्सीजन की तरफ मूव करके। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो तो चले गए, इसलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, और यहाँ पर H। ठीक है, ये वाला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब हमने इसको समझ लिया, लेकिन जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्लस एम इफेक्ट में और एक होता है प्लस एम इफेक्ट और एक होता है माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, एक प्लस एम इफेक्ट और दूसरा माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट कौन देते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। जैसे वहां पर अभी मैंने CHO दिखाया था, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होते हैं। और माइनस एम इफेक्ट कौन दिखाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होते हैं किसी सिस्टम से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, जैसे NH2 हो गया, OR हो गया, O नेगेटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे पूरे सिस्टम को। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 हो गया, CHO हो गया, या फिर जो हेलोजन हो गया। ठीक है, अब हम इसको जो प्लस एम इफेक्ट है इसको कैसे समझते हैं, देखो ये है यहाँ पर, फिर से वही सिस्टम ले लेते हैं, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड और CH, और यहाँ पर आ जाता है NH2। ठीक है, NH2। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, और यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि प्लस एम इफेक्ट वो दिखाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर डिलोकेलाइज्ड हो रहा है इस डबल बॉन्ड के साथ। ये जो सिंगल बॉन्ड है ये लोकेलाइज नहीं, देखो लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो केवल, जैसे ये है CH3NH2, इसके पास भी एक लोन पेयर है, लेकिन ये लोकेलाइज्ड है, ये डिलोकेलाइज नहीं हो रहा है, किसी भी पाई बॉन्ड के साथ ये डिलोकेलाइज नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं लोकेलाइज्ड लोन पेयर। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डिलोकेलाइज हो रहा है इस बॉन्ड के साथ और इस बॉन्ड के साथ। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर बॉन्ड बन गई, और ये इलेक्ट्रॉन्स गए यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन्स गए कार्बन के पास। तो यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है CH2। ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास आ गए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाता है, और ये है CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, और ये NH2। इसने नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। हम इसको क्या कह सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से हुआ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट किसे कहते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जहां पर होता है वो दिखाते हैं प्लस एम इफेक्ट। और माइनस एम इफेक्ट में क्या होता है, वही सिस्टम लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH, और ये हो जाता है यहाँ पर CHO जो मैंने अभी किया था। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से होगा, यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पूरे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है मेसोमेरिक इफेक्ट में। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहाँ पर जाएंगे और फिर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम कैसे दिखाते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2। देखो यहाँ पर कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगी, और ये जो बॉन्ड थे यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इन्होंने यहाँ पर बॉन्ड बना ली, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH,
और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी जमा हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ हुआ है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो हम ये कह सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है और आप इनके प्रॉपरली नोट्स बना लो, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसके नोट्स बना दो, फिर ये आपके काम आएंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, यहाँ पर हमने कॉन्जुगेशन लिखा है, मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन किस में होगा वो अभी हम पढ़ेंगे। देखो जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो पाई बॉन्ड होती है वो डिलोकेलाइजेशन में होती है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में हम पढ़ेंगे कि जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिलोकेलाइजेशन में होते हैं, ठीक है। किसके बीच में, हाइड्रोजन और उससे जुड़ा हुआ कार्बन एटम, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन यूजुअली कार्बन के साथ जुड़ा होता है, इन दोनों की बॉन्डिंग हर समय हमें देखने को मिलती है। तो जो यहाँ पर डिलोकेलाइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का, वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होती है उसमें होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता क्या है। देखो मान लो हमारे पास ये कार्बन एटम है और ये है यहाँ पर CH3 ग्रुप, तो यहाँ पर CH2, इसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, और ये है CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये है CH2 और यहाँ पर ये है हाइड्रोजन, और कार्बन एटम के पास एक p ऑर्बिटल है जो वैकेंट है। जब भी कार्बन एटम के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। उसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसी को हम कार्बोकटायन कहते हैं। ये है कार्बोकटायन और इसका स्ट्रक्चर होता है प्लेनर, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है कार्बोकटायन का, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो कार्बन एटम है उसका जो p ऑर्बिटल होता है या तो वो वैकेंट होना चाहिए और या तो फिर वो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है, या तो आधा भरा हुआ होना चाहिए या तो फिर पूरा खाली होना चाहिए। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल होता है इसको कौन स्टेबलाइज करता है, जो अल्फा सिग्मा बॉन्ड होती है। और अल्फा सिग्मा बॉन्ड कौन सी है, देखो इस कार्बोकटायन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये है अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो है अल्फा हाइड्रोजन, और जो इनके बीच में जो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो है अल्फा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, उसे हम कहते हैं अल्फा सिग्मा बॉन्ड। तो जो अल्फा सिग्मा बॉन्ड है ये इसको स्टेबलाइज कर रही है इस कार्बोकटायन के p ऑर्बिटल को, और इसी को हम, ये जो हो रहा है यहाँ पर, इसी को हम कहते हैं सिग्मा डोनेशन। ये हो रहा है यहाँ पर सिग्मा डोनेशन। तो ये जो कार्बोकटायन का जो p ऑर्बिटल है इसको कौन स्टेबलाइज कर रहा है, अल्फा सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा डोनेशन। तो इस सिग्मा डोनेशन की वजह से ये जो p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये है कार्बोकटायन, इसका ये p ऑर्बिटल है और यहाँ पर CH2 CH3 CH2 और ये है CH3 CH2 और ये है CH3, ये कार्बोकटायन है, और ये है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन जितने भी हाइड्रोजन जुड़े इससे, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ये क्या है, ये है अल्फा सिग्मा बॉन्ड, अल्फा सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो अल्फा सिग्मा बॉन्ड होती है ये स्टेबलाइज करता है कार्बोकटायन को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो CH सिग्मा डोनेशन होता है, CH सिग्मा डोनेशन होता है वो कम होता है CC सिग्मा डोनेशन के कंपैरिजन में, CH सिग्मा डोनेशन और ये CC सिग्मा डोनेशन। तो जो CC सिग्मा डोनेशन होता है वो कार्बोकटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करता है एज कम्पेयर टू CH सिग्मा डोनेशन, ठीक है। मतलब ये कि जो ये वाला कार्बोकटायन होगा ये मोर स्टेबल होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी इसके पास, क्योंकि यहाँ पर CC सिग्मा डोनेशन हो रहा है, और ये होगा लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होगा।
इसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब हमने प्लस आई इफेक्ट पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट में जब हमने प्लस आई इफेक्ट पढ़ा था, तो वहाँ पर CH3 का जो प्लस आई इफेक्ट था, जब हमने ऑर्डर पढ़ा था, तो प्लस आई इफेक्ट CH3 का ज़्यादा था हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है, क्या था वहाँ पर, CH3 का जो प्लस आई इफेक्ट था वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा था, इसलिए ये प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है। तो इस कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है इस कार्बोकटाइन के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट कम होता है CH3 के कंपैरिजन में। समझ गए इतना? चलो, अब हम आगे देखते हैं कि हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। जब हमें हाइपर कॉन्जुगेशन निकालना है, जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं देखो, हमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी देखनी होती है। हम वहाँ पर प्रोडक्ट कैसे चूज़ करते हैं, जो मोर स्टेबल होता है वही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो हम स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बेस पे। ठीक है, जिसके जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, नंबर ऑफ हाइपर conjugating structure is directly proportional to stability। ठीक है, जिसके जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसके उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब हम सबसे पहले इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं, और ये है यहाँ पर CH2। ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकटायन। क्यों कह रहे हैं हम इसको प्राइमरी कार्बोकटायन, क्योंकि ये जो कार्बोकटायन वाला कार्बन है ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे प्राइमरी कार्बोकटायन कहते हैं। अब हमें इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे हम, देखो ये है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, ये यहाँ पर अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये क्या है, अल्फा सिग्मा बॉन्ड है, ये स्टेबलाइज करती है इस कार्बन को, क्योंकि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इसको डोनेट कर देते हैं और इस कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। इस हाइड्रोजन पे क्यों आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे ये इसने डोनेट कर दिए इस कार्बन को, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गए, CH2 यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखो, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर ये दोबारा से बॉन्ड बना लेंगे, और जो ये अल्फा सिग्मा बॉन्ड है ये यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देती है। तो ये बन गया, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये हो गया CH2। फिर से क्या होगा, अभी एक और है, ये जाएगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगी। तो ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, CH2, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इस प्राइमरी कार्बोकटायन की, 1, 2, 3 एंड 4। कितने इसके, 4, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं प्राइमरी कार्बोकटायन के, 4। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला भी यहाँ पर बना सकते हैं। क्या होगा इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया। इससे हम किसी भी कार्बोकटायन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। किसी भी मॉलिक्यूल का हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम प्राइमरी कार्बोकटायन के लिए निकालते हैं, इसके लिए तो क्या होगा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, 3 + 1 = 4, और यहाँ पर कितने आए थे,
4, इसके कितने होंगे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये तो था प्राइमरी कार्बोकटायन। अब हम देखेंगे सेकेंडरी कार्बोकटायन के लिए कि उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, क्योंकि जिसके जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। तो ये है यहाँ पर CH3 और CH3, ये है यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये है अल्फा कार्बन और ये है अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास 3 + 3 = 6 + 1, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके कितने इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे 7। अब हम बात करते हैं, ये था सेकेंडरी कार्बोकटायन। अब हम बात करते हैं टर्शियरी कार्बोकटायन की। क्यों हम इसे टर्शियरी कार्बोकटायन कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्बोकटायन वाला कार्बन है ये 3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है, और ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है क्योंकि जो कार्बोकटायन वाला कार्बन है ये 2 और कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए ये है सेकेंडरी कार्बोकटायन, ये है टर्शियरी कार्बोकटायन। अब यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं 9 + 1 = 10। तो इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे 10, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा टर्शियरी कार्बोकटायन। देखो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है टर्शियरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन, प्राइमरी कार्बोकटायन, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है टर्शियरी कार्बोकटायन, क्योंकि उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसके पास प्लस आई इफेक्ट, ये देखो ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये वाला CH3, ठीक है। इसलिए ये कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर ये होता है, और सबसे कम स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकटायन, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो, अब हम देखते हैं अल्कीन में, ठीक है। अल्कीन में देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन, ठीक है। इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे हम, ये है यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब हम ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर मूव करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन CH2 और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके इस कार्बन के पास, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया कार्बोकटायन। कैसा कार्बोकटायन है ये सेकेंडरी, क्योंकि इस कार्बन से 2 और कार्बन अटैच्ड हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकटायन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास अल्फा 3। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इसके 3 + 1 = 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे इस कार्बोकटायन के, ठीक है। और कैसे स्टेबलाइज करता है ये बॉन्ड जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बनेगा इसको, यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 नेगेटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये देखो ये वाली बॉन्ड जाएगी यहाँ पर, ये बॉन्ड बन जाएगी हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज CH नेगेटिव चार्ज। अब ये वाली बॉन्ड जाएगी डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। कितने बने इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 और 4। टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर थे इसके 4, ठीक है। तो फॉर्मूला भी हमें पता चल गया कि कैसे हम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, और जितने ज़्यादा जिसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी होती है। यह है नेक्स्ट टॉपिक रेजोनेंस
कॉन्जुगेशन और डिलोकेलाइजेशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? ये एक बहुत ही बेसिक लेवल का टॉपिक है कि रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन और डिलोकेलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, रेजोनेंस जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा और फिर वो दूसरा स्ट्रक्चर देगा, वहां पर रेजोनेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, ठीक है, बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होती हैं। ठीक है, ये है सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, 1 2 3 पाई बॉन्ड होते हैं बेंजीन के पास। अब देखो हम इसको कैसे दिखाते हैं, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, ये है यहाँ पर। ठीक है, ये है बेंजीन। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर मूव करेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा इसका? ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गई। है वो सेम स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड का मूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर है लेकिन पाई बॉन्ड में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन के बीच में, यहाँ पर पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है। ठीक है, तो डिफरेंस सिर्फ पाई बॉन्ड में है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रही है, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और स्ट्रक्चर इनका सेम है और मॉलिक्यूल भी ये सेम है, तो इन्हें हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेंजीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो 2 होते हैं, तो इसे हम शॉर्ट में कैसे दिखाते हैं? इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, और करके लिखो यहाँ पर, और ठीक है, इसको हम ऐसे राउंड करके दिखा देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि ये पाई बॉन्ड कहाँ पर है। वो यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, वो कहीं पर भी हो सकती है, इसलिए हम इसको ऐसे दिखाते हैं। तो ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेंजीन के, और जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, इसलिए रेजोनेंस एक स्टेबिलिटी इन्हांसिंग फैक्टर होता है। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, इसीलिए बेंजीन सबसे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। देखो जब भी हम कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर डबल बॉन्ड की बात करेंगे। ठीक है, हम वहाँ पर डबल बॉन्ड पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम किस पर फोकस करते हैं? डबल बॉन्ड पर। एक सिस्टम ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें कॉन्जुगेशन होगा, जैसे ये। ठीक है, यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में है क्योंकि ये वाली डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड यानी कि एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। जब 2 डबल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, और कॉन्जुगेशन वर्ड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम बॉन्ड की बात करते हैं, वहाँ पर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया कॉन्जुगेशन। अब हम बात करते हैं डिलोकेलाइजेशन की। डिलोकेलाइजेशन में हम इलेक्ट्रॉन्स पर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर फोकस करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और यहाँ पर NH2। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो जो ये लोन पेयर है ये डिलोकेलाइजेशन में है। यहाँ पर हम डिलोकेलाइजेशन कहेंगे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकेलाइजेशन में है डबल बॉन्ड के साथ, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगी और ये बन जाएगा। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? CH2 नेगेटिव, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड
और NH2 नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो डिलोकेलाइजेशन में है डबल बॉन्ड के साथ। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, रेजोनेंस हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, जब पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है तो वहाँ पर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं, और जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी होगी। ठीक है, और कॉन्जुगेशन की बात हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होती हैं, जैसे यहाँ पर। और डिलोकेलाइजेशन की बात हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर लोन पेयर की बात आती है। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात आएगी, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर थे वो डबल बॉन्ड के साथ डिलोकेलाइजेशन में है। अब एक और चीज़ आती है लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर है CH3OH या फिर CH3NH2। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2, नाइट्रोजन के पास 1। तो जो ये लोन पेयर हैं ये यहाँ पर लोकेलाइज्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है कि जिसके साथ ये डिलोकेलाइजेशन में हो, इसलिए ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के पास और ऑक्सीजन के पास, ये यहाँ पर लोकेलाइज्ड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर हमें नेम से ही पता चल रहा है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स मतलब रिएक्शन के बीच में जो स्पीसीज बनेगी उसे हम कहेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और जो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, और जिस स्पीसीज के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और जिस स्पीसीज के पास जितनी ही कम एनर्जी होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए बनते हैं। ठीक है, और ये जल्दी से फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी अनस्टेबल स्पीसीज ये चाहती है कि वो जल्दी से स्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या करती है, जल्दी से वो प्रोडक्ट बना लेती है और स्टेबल हो जाती है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कार्बोकटायंस, कार्बन आयंस, कार्बीन, फ्री रेडिकल्स, नाइट्रीन और बेंजाइन। ठीक है, ये 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बोकटायन की। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब हम करते हैं बात कार्बोकटायन की। कार्बोकटायन के बारे में डिस्कस करते हैं कि होते क्या हैं कार्बोकटायन। देखो जैसे कि हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बोकटायन मतलब कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है। ठीक है, वो 3 और सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच्ड होता है, और उसके पास उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, और वो एक अनस्टेबल स्पीसीज होता है। ठीक है, क्योंकि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो चाहता है कि उसके पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो भी एक स्टेबल स्पीसीज बन जाए। तो वो क्या करता है कि ऐसे स्पीसीज के साथ रिएक्शन करेगा जो उसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। ठीक है, अनस्टेबल होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। अब देखो यहाँ पर ये है कार्बन, इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये इसका वैकेंट p ऑर्बिटल, क्या है ये, वैकेंट p ऑर्बिटल, ये इसका वैकेंट p ऑर्बिटल है, और ये 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच्ड होता है। हाइड्रोजन लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये भी सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये इसका वैकेंट p ऑर्बिटल है, एक पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। देखो जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे, हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहाँ पर लोन पेयर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, केवल सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करेंगे। कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो sp2
ठीक है, एक s और दो p ऑर्बिटल यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे ओवरलैपिंग में। ठीक है, तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। और इस कार्बोकटायन का जो जियोमेट्री होगी वो क्या होगी, जियोमेट्री क्या होगी इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री। ठीक है, इसलिए जो कार्बोकटायंस होते हैं उनका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, जितने ज़्यादा प्लेनर होंगे उतनी ज़्यादा उनकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की कि कार्बोकटायंस बनते कैसे हैं। जब भी हम कार्बोकटायन को देखते हैं जैसे CH3, CH और CH3, और ये कार्बन अटैच्ड है किसी एक बेटर लिविंग ग्रुप से, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है होता है टोसाइलेट। क्या है ये, टोसाइलेट। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ओपन करके लिखती हूँ तो ये होगा S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। ठीक है, ये होता है OTS। या फिर ये देखो यहाँ पर जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के कंपैरिजन में, तो क्या करता है ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन के पास होता है एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये डिलोकेलाइजेशन में होता है यहाँ पर, इसलिए ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है। इसलिए ये कार्बोकटायन को प्रोड्यूस करता है यहाँ पर, क्योंकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से लेके चला गया तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, टोसाइलेट तो निकल गया, अब बन गया यहाँ पर एक कार्बोकटायन CH CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज। कौन सा कार्बोकटायन है ये, सेकेंडरी कार्बोकटायन, क्योंकि ये जो कार्बन है ये दो और कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये बन गया सेकेंडरी कार्बोकटायन, और यहाँ पर ये टोसाइलेट निकल गया। ठीक है, यहाँ पर देखो टोसाइलेट भी हो सकता है या तो फिर N2 पॉजिटिव भी हो सकता है। N2 भी एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जो भी अनायन के फॉर्म में या फिर जो लीव कर जाते हैं, जब वो बेटर लिविंग ग्रुप तब होते हैं जब वो निकलकर एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब N2 यहाँ से निकलेगा तो N2 पॉजिटिव है यहाँ पर, जब ये N2 पॉजिटिव निकलता है तो ये N2 बनाता है, और N2 एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं जो निकलकर एक स्टेबल स्पीसीज बनाते हैं। अब यहाँ पर टोसाइलेट एक बेटर लिविंग ग्रुप बना रहा है क्योंकि ये स्टेबलाइज हो रहा है नेगेटिव चार्ज, इसलिए बेटर लिविंग ग्रुप होता है। ऐसे ही N2 एक स्टेबल स्पीसीज होती है, ये भी लीव कर जाएगी, ये भी बेटर लिविंग ग्रुप होता है। ऐसे ही यहाँ पर OAC। ठीक है, OAC का मतलब इसको जब ओपन करके लिखते हैं तो ये होता है OCO CH3। ये भी हो सकता है, मेसाइलेट भी हो सकता है OMS। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ट्रिप्लेट भी हो सकता है OTF। इसका स्ट्रक्चर होता है CF3, यह है ट्रिप्लेट। ठीक है, फिर H2O हो सकता है, H2O पॉजिटिव। तो ये सारे ही बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं और ये बनाते हैं कार्बोकटायन को। जब ये निकल जाते हैं, क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं, इनको निकलना है और निकल के ये कार्बोकटायन को प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर कार्बोकटायन बन जाता है। अब कार्बोकटायन पर क्या होता है कि कोई एक बेटर न्यूक्लियोफाइल आएगा, जैसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर हम लेते हैं H2O, ये आता है, यहाँ पर अटैक करेगा CH3, और यहाँ पर बन जाएगा OH2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन निकल जाएगा -H पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है, अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ कार्बोकटायंस। देखो, कार्बोकटायंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिकल कार्बोकटायंस और नॉन क्लासिकल कार्बोकटायंस। सबसे पहले हम क्लासिकल कार्बोकटायंस की बात करते हैं। क्लासिकल
कार्बोकटायंस। ठीक है, क्लासिकल कार्बोकटायंस वो होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर बताते हैं। ठीक है, क्लासिकल कार्बोकटायंस वो होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH3 और CH3 ये है कार्बोकटायन, CH ये है कार्बोकटायन। ठीक है, ये टर्शियरी कार्बोकटायन है। टर्शियरी कार्बोकटायन क्योंकि ये कार्बन 3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये है सेकेंडरी कार्बोकटायन क्योंकि 2 और कार्बन के साथ अटैच्ड है। फिर आता है प्राइमरी कार्बोकटायन CH2 CH3 और लास्ट में आता है CH3 पॉजिटिव चार्ज। यह प्राइमरी कार्बोकटायन। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी कार्बोकटायन, मोर स्टेबल, और ये होता है लेस स्टेबल। हम कैसे कह रहे हैं कि ये मोर स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है? क्योंकि जो टर्शियरी कार्बोकटायन होता है इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने होते हैं? 10। अल्फा हाइड्रोजन कितने इसके पास? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। अल्फा हाइड्रोजन कितने इसके पास? 9। 9 + 1 = 10। 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इसके पास कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 6 + 1 = 7। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। 3 + 1 = 4। और इसके पास तो एक भी नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसलिए ये लेस स्टेबल होता है और ये मोर स्टेबल होता है क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। फिर ये क्योंकि जिसके जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसकी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब हम यहाँ पर हमने हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तो देख लिया, अब हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में यहाँ पर CH3 क्या देता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट। कितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं? 3। यहाँ पर ये भी प्लस आई इफेक्ट 2 और यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो जिसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उसका उतना ही ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा और वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा। ठीक है, इसलिए ये इसके पास एक भी नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल होता है। ये तो थी कार्बोकटायन की बात। ये तो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट को यहाँ पर देख लिया। अब हम देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट हम कैसे लगाएंगे। देखो, रेजोनेंस के लिए देखो ये जो हमने अभी पढ़े प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकटायन, इनकी स्टेबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू अलाइलिक और बेंजाइलिक। देखो, अलाइलिक और जो बेंजाइलिक कार्बोकटायन होते हैं, अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर होते हैं CH3। ठीक है, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है, अलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बोकटायन, फिर टर्शियरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी कार्बोकटायन, फिर प्राइमरी कार्बोकटायन और सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल होता है। अब अलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को देखते हैं। सबसे पहले हम अलाइलिक देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये है यहाँ पर CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये देखो सबसे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये है CH3। ठीक है, ये जो है यहाँ पर कार्बन, ये है अलाइलिक ये है अलाइलिक कार्बन, ये अलाइलिक पोजीशन होती है। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड होता है उसे कहते हैं अलाइलिक कार्बन। और ये हैं विनाइलिक कार्बन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उन्हें कहते हैं विनाइलिक कार्बन। एक और आता है ऐसे ही CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये है CH3। अब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जो जुड़ा हुआ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट में जो कार्बन होता है वो होता है प्रोपार्जिलिक कार्बन। प्रोपार्जिलिक कार्बन, ठीक है, इसे कहते हैं प्रोपार्जिलिक कार्बन। अब यहाँ पर देखो इस कार्बोकटायन की बात करते हैं। ये है अलाइलिक कार्बोकटायन, अलाइलिक
कार्बोकटायन। ठीक है, इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये स्टेबलाइज करती है इस कार्बोकटायन को, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए। ठीक है, इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम क्या देखते हैं कि जहाँ पर रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसलिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो कार्बोकटायन है वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, हम इंडक्टिव इफेक्ट को यूज़ करे थे, लेकिन अब यहाँ पर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस जहाँ पर होगा उन कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये भी नोट कर लो। अब हम आते हैं बेंजाइलिक कार्बोकटायन की तरफ। बेंजाइलिक कार्बोकटायन को देखते हैं। ये होता है CH2 पॉजिटिव। ये जो यहाँ पर बेंजीन रिंग के नेबर में जो कार्बन होता है वो होता है बेंजाइलिक कार्बोकटायन। ठीक है, ये बेंजाइलिक पोजीशन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये कार्बोकटायन है, इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ये डबल बॉन्ड ऐसी रहेंगी यहाँ पर, और यहाँ पर CH2, ये डबल बॉन्ड बन गई और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इस डबल बॉन्ड, अब ये जो कार्बोकटायन है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगी और इसको स्टेबलाइज करेगी। यहाँ पर CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ गया। अब इस कार्बोकटायन को ये वाली बॉन्ड स्टेबलाइज करेगी, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ पर आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो जो बेंजाइलिक कार्बोकटायन है उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए? 1 2 3 4। ठीक है, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, इसलिए बेंजाइलिक कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब आता है नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। ये हो गए क्लासिकल कार्बोकटायंस। अब हम बात करते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकटायंस की। नॉन क्लासिकल कार्बोकटायंस, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायंस वो होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी को हम हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर नहीं बता सकते। ठीक है, इनको हम ऐसे नहीं कह सकते कि जिसका इंडक्टिव इफेक्ट, जिस पर ज़्यादा इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट होगा वो कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, हम ऐसा नहीं कहेंगे इसके बारे में। नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, देखो स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो जो नॉन क्लासिकल कार्बोकटायंस होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू क्लासिकल कार्बोकटायन, और इसका रीज़न होता है NGP। NGP का मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जो नॉन क्लासिकल कार्बोकटायंस होते हैं वो स्टेबलाइज होते हैं NGP की वजह से। ठीक है, यहाँ पर NGP होता है इसलिए नॉन क्लासिकल कार्बोकटायंस ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू क्लासिकल कार्बोकटायंस। यहाँ पर हम इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस की बात बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर NGP की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसके लिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं। ये है CH2 और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज। कैसा कार्बोकटायन है ये? प्राइमरी, क्योंकि ये कार्बन एक और कार्बन के साथ अटैच्ड है तो प्राइमरी कार्बोकटायन है। जो 3 मेंबर्ड रिंग होती हैं वो हमेशा अनस्टेबल होती हैं ड्यू टू रिंग स्ट्रेन, ड्यू टू रिंग स्ट्रेन। ठीक है, इसलिए 3 मेंबर्ड रिंग सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं। 4 मेंबर्ड रिंग भी अनस्टेबल होती हैं क्योंकि वहाँ पर भी रिंग स्ट्रेन होता है। 5 मेंबर्ड रिंग भी अनस्टेबल होती हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं 6 मेंबर्ड रिंग क्योंकि वहाँ पर रिंग स्ट्रेन नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पर रिंग स्ट्रेन है। अब होता क्या है, इस कार्बोकटायन को कौन स्टेबलाइज करेगा? ये जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेक होगी और इसको स्टेबलाइज करेगी।
तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, ये यहाँ पर CH2 और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। ये भी प्राइमरी कार्बोकटाइन था और ये भी प्राइमरी कार्बोकटाइन है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, डिफरेंस क्या हुआ कि ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर रिंग ओपन हो गई, यहाँ पर स्ट्रेन नहीं है, रिंग ओपन हो गई तो स्ट्रेन कम हो गया और मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। तो यहाँ पर ये रिंग ब्रेक हो गई। तो यहाँ पर जो ये सिंगल बॉन्ड है इसने क्या किया, इस कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज किया और ब्रेक हो गया और स्टेबल मॉलिक्यूल बना दिया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं नॉरबोर्नेन का। नॉरबोर्नेन का लेते हैं, ये क्या है, नॉरबोर्नेन, नॉरबोर्नेन। ठीक है, इसकी नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ब्रिजहेड कार्बन से। और ब्रिजहेड कार्बन कौन है, एक ये और एक ये। ब्रिजहेड कार्बन किसे कहते हैं, जो दोनों रिंग को बीच में जोड़ता हो। ठीक है, यह दोनों रिंग के लिए जो एक ही मॉलिक्यूल हो, जो दो रिंग को जोड़ रहा हो एटम, वो होता है ब्रिजहेड एटम, ब्रिजहेड कार्बन। यहाँ पर कार्बन की बात हो रही है तो ब्रिजहेड कार्बन है ये, क्योंकि इस रिंग के लिए भी और इस रिंग के लिए भी यहाँ पर एक ही एटम है, इसलिए इसे हम कहेंगे ब्रिजहेड एटम, ब्रिजहेड कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन की बात करें तो ब्रिजहेड कार्बन। नंबरिंग हम ब्रिजहेड कार्बन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इसको हम देंगे 7th नंबर। ठीक है, तो ये है ब्रिजहेड कार्बन। अब जब मैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा लूँगी तो यहाँ पर ये हो जाएगा नॉरबोर्नेन, यह है नॉरबोर्नेन। यहाँ पर एक बेटा लिविंग ग्रुप लगाते हैं टोसाइलेट, ये एक बेटा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो डबल बॉन्ड है ये क्या करती है, ठीक है, ये जो टोसाइलेट है ये निकल जाएगा यहाँ से और क्या बन जाएगा, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। ये है नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन, ये बन गया नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। और अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल है अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, अगर हम बाहर से इस रिएक्शन को देखते हैं, ओवरऑल अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो हमें ये लगता है कि यहाँ पर SN2 रिएक्शन हुई है। ठीक है, यहाँ पर कोई कार्बोकटाइन बन ही नहीं रहा है। ठीक है, ये जो स्टेप है यहाँ पर ये गायब हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर SN2 नहीं बल्कि SN1 रिएक्शन हुई है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकटाइन बना है और वो कार्बोकटाइन क्लासिकल नहीं बल्कि नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन बना है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है क्लासिकल कार्बोकटाइन के कंपैरिजन में। क्योंकि जो ये डबल बॉन्ड है इसने स्टेबलाइज किया है इस कार्बोकटाइन को, ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है ये स्टेबलाइज कर रही है इस कार्बोकटाइन को, इसलिए ये नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन बना और स्टेबल हुआ। यहाँ पर फिर जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल था जिसने यहाँ पर अटैक किया, उसने उसी स्टीरियोकेमिस्ट्री से अटैक किया जहाँ से लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ है, उसी पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया जहाँ से लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ है। तो ये बन गया यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और ये प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, फॉर एग्जांपल यहाँ पर टोसाइलेट है। ठीक है, अब होता क्या है, वहाँ पर देखो NGP के जैसे कौन एक्ट करते हैं, CH CC। ठीक है, ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो ये है ये बॉन्ड ये स्टेबलाइज करेगी इस कार्बोकटाइन को, यहाँ पर भी सेम वही होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगी और इसको रिमूव कर देगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये भी बन गया एक नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। ठीक है, ये बन गया नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन, क्योंकि जो ये यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड थी इसने कार्बोकटाइन को स्टेबलाइज किया है,
इसलिए यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना जो कि स्टेबल होता है।